वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में। सुनिए। इस बारे में सबसे अहम जो डिसीजन लिया निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ फैसले किए गए। साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद भी गुफ्तगू की है। अभी हम दूसरे जो अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे मुतालिक भी बात करें। नैब तरमीम में एक के सिवा तमाम शिकें कलअदम करार दे दी गई हैं। दिन है उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक गुफ्तगू हुई है। एक सेकंड जी, तारिक चौधरी जी। प्राइम साहब, शुक्रिया कि आपने आज ब्रीफ किया सारी सूरत हाल के बारे में। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा पेट्रोलियम प्राइसेस पे। आपकी हुकूमत का कल 1 महीना ख़त्म हुआ है और 1 महीने के बाद आज तीसरी दफ़ा जो है कीमतों में इजाफा होने जा रहा है रिपोर्टेडली। एक तरफ तो ये रिलीफ जो देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ जब 15-20 रुपए का इम्पैक्ट हर महीने या 15 दिन बाद आ जाता है तो वो सारे जो इक़दाम आप करेंगे वो अधूरे रह जाते हैं। तो उससे निजात के लिए आपके जहन में आपकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है सर? देखिए जी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे डोमेस्टिक कंट्रोल में या हमारी हुकूमत की कंट्रोल में है और जो ज़िम्मेदारी है हमारी वो इस हवाले से है कि हमारे हुकूमती इक़दाम जो है ना उसके तहत कोई कोताही ना हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैनुल-अक़वामी मार्केट के प्राइसेस से जो जुड़ी हुई हैं उसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है वो ये समझते हैं कि इसमें ना हमारी बदनीयती न कोताही न गफलत शामिल है। हम उन चीज़ों पे यहाँ फोकस कर रहे हैं जहाँ जहाँ गवर्नेंस के रवैये हैं उनको तब्दील करके अगर कोई रिलीफ दिया जा सके कम से कम वो तो करें। और जो इंटरनेशनल लेट से मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक ऐसा फिनोमिना है जिस पे मुख्तलिफ रियासतों का कंट्रोल नहीं होता और हम भी उस ग्लोबल अरेंजमेंट का हिस्सा हैं। खालिद महमूद साहब, खालिद महमूद एक्सप्रेस से। साहब, जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं, खासकर जो अफगानी यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, जो होल्डिंग करते हैं। असल प्रॉब्लम उन लोगों का है, यही लोग मेन जो है मुलवस हैं और हमारे जो अदारे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना नादरा में उनकी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो स्मगलिंग सरेआम करते हैं। उसकी रोकथाम के लिए क्या कोई फैसला किया गया? उसकी रोकथाम के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉलिसी जो है वो एग्री भी हुई है। उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। एक वो रेफ्यूजीज़ हैं जो रजिस्टर हैं और हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस के तहत हमारी ऑब्लिगेशंस है जो हम फुलफ़िल करेंगे हर सूरत में। दूसरी वो एलियंस हैं जिनके पास यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं है, वो ना यहाँ किसी वीज़े के तहत आए हैं, ना कोई कानूनी डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो आइडेंटिटी थेफ्ट के ज़िम्मे में आते हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम में घुस के किसी ने शनाख्ती कार्ड बना लिया है, किसी ने दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं जिनका उनको कानूनी हक नहीं था। हम इन तीनों कैटेगरीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने पॉलिसी बनाई हुई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको बहुत जल्द नज़र आएगी कि एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं है। जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी। इस तरह जो माजी में हमने रवैया रखा हुआ है इससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल लीवल्स का सामना हमें करना पड़ा है। अयाज़ अकबर यूसुफ ज़ई जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका ये एक काविश कह लें, ये जो आपकी कोशिश थी डॉलर नीचे आया स्मगलिंग के हवाले से, बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। हमने तमाम आईजीज़ भी देखे माशाल्लाह, तमाम स्टेक होल्डर मौजूद हैं। इसमें 2 बड़े अहम इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, कस्टम और FIA बॉर्डर मैनेजमेंट। जो अभी अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद थी जो आज से खुल गई है, तो क्या उन लोगों को आप लोगों ने कैफे किरदार तक पहुँचाना है जो इस तमाम चीज़ों की जड़ है, जिसमें कस्टम सबसे बड़ा एक ऐसा इदारा है और साथ FIA जो उनके साथ वहाँ बैठ के जो तकरीबन 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का आपका बॉर्डर एरिया है, उसकी मैनेजमेंट के हवाले से आपके पास क्या प्लान है और किस चीज़ को इंश्योर करेंगे
ट्रेड खुल गई, अब दोबारा ये डॉलर स्मगलिंग या जो दीगर एशिया स्मगलिंग जो आपने रोकी हुई है? थैंक यू। नहीं, ये इतना सादा नहीं है कि ट्रेड खुल गया और डॉलर स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। अफ़गान ट्रेड ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से हमारी बड़ी डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई हैं और वो बॉर्डर जो क्लोज़ हुआ है और उसके बाद दूसरी जानिब से हमारे रिक्वेस्ट आई है, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लीड ली है अलॉन्ग विद कस्टम्स एंड अदर बॉर्डर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हैं, और एक पॉलिसी डिवाइस हुई है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि कौन कौन सी चीज़ें वो अलाउ होंगी, कौन सी नहीं होंगी। इसमें जो स्मगल्ड गुड्स का आस्पेक्ट है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, और एक इल्लीगल गैर कानूनी इंडस्ट्री करेंसी की जो थी उस पे हमारा क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होगा, और ये पैगाम जो है ना वो बार बार जाना चाहिए। जिन्होंने इस इल्लीगल एरेना में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मेरे ख्याल में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। वो जितना जल्द इसको रियलाइज़ कर लें उनके लिए बेहतर है, नहीं भी रियलाइज़ करते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। सिद्दीक साजिद जी, PNN TV से। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये आपने एक कमिटमेंट की थी कि जो 200 यूनिट्स बिजली वाले सार्फिन हैं उनको आप रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। IMF को भेजा भी गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो क्या कोई आवाम को उम्मीद है कि आप दे सकें? दूसरा एक छोटा सा ज़िमनी सवाल, बाद सियासी जमातें इन खदशात का इज़हार कर रही हैं कि जो केयर टेकर्स हैं, हमें खदशा है कि चेयर टेकर्स ना बन जाएँ और इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो करना चाहिए कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाए। अगर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा, और आप बहैसियत सहाफ़ी आपको पता होना चाहिए कि कानून के तहत क्या मैं ये ऐलान कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ही हमें गैर कानूनी काम की तरफ राग़िब करेंगे और ऐसे सवालात उठाएंगे कि हम टेम्प्ट हों कि कानून तोड़ें और कानून शिकनी करें, तो उसका मैं क्या जवाब दूँ? मोहम्मद उस्मान समा। उस्मान खान समा टीवी से, और मैं न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का भी, और आपसे खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, आपसे पहली मुलाकात हो रही है। सर, दो चीज़ें हैं, जैसे इलेक्शन की बात की जा रही है, एक तो पहली जिम्मेदारी कि आपने इलेक्शन हुकूमत ने साफ शफाफ करवाने और ये इंश्योर करवाना है कि आप जाएँ तो आपके ऊपर कोई दाग ना लगे। दूसरा ये है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें इकदाम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट के ऊपर जो है वो कंट्रोल हुकूमत का बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जो कीमतों की, जो अशिया की कीमतें हैं वो वहीं पर हैं, और मार्केट या दुकानदार जो हैं वो कीमतों को कम करने पर राज़ी नहीं है। तो क्या कंट्रोल मार्केट के ऊपर हुकूमत का नहीं होना चाहिए? मार्केट कमेटीज़ जो है वो तश्कील नहीं दी जानी चाहिए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके? अच्छा, मुझे हैरत ये हो रही है कि ये मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म या कमेटीज़ वो ऐसे लग रहा है जैसे 14 अगस्त 2023 के बाद ये तमाम इश्यूज़ जो है ना हमारे वजूद में आए, और हमारे जितने भी दोस्त हैं उनको सवाल करते हुए ये पस मंज़र नहीं रखते कि क्या ये चीज़ें पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या मार्केट फोर्सेस ऑल ऑफ अ सडन 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क हमारे वजूद में आ गया और वहाँ पे मार्केट फोर्सेस ने जो है वो मिसमैनेजमेंट शुरू की है। देखिए, हम जब से आए हैं हम ये इक़दामात ले रहे हैं, और आपको ये रियलाइज़ करना होगा जब इन मुनाफाखोरों के, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ लोगों का यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेक इन्वॉल्व है। अगर किसी का ये ख्याल है कि हमारे इन इक़दामात से फ़ौरी तौर पर वो तबलीगी जमात के सामने रुजू करेंगे और ये सारे के सारे राय रास्त पे आ जाएंगे, तो ये गलतफहमी और खुशफहमी किसी की भी हो सकती है। ये रेजिस्टेंस आएगी और इस रेजिस्टेंस को कंटेन करना, कंटेस्ट करना, कन्फ्रंट करना, यही हुकूमतों का काम है और यही काम हम कर रहे हैं। आपसे बहैसियत शहरी भी हमारी दरख्वास्त है कि इस अमल का हिस्सा बने, और जहाँ जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिली आपका एक सोशल विजिलेंस का रोल है वो भी प्ले करें, और जहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तहत निशानदेही ऐसे सोशल ईवल एक्टर्स की हो सकती है वो करें, और अगर हम उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम उस पर कोई स्टेप नहीं लेते हैं, तो मेरे ख्याल में देन वी आर अकाउंटेबल। जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुल्क भर में लॉकडाउन हो रहा है, बिजली चोरों के खिलाफ चीनी माफिया है, डॉलर माफिया है सारा, तो इसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें कुछ ऑफिशियल भी हैं, सरकारी एहलकार और ऑफिशियल भी इसमें शामिल डेफिनेटली होंगे,
और कुछ सियासी जमातों के अरकान भी जो सियासतदान हैं जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। तो सर पूछना ये है कि जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो कार्रवाई हो रही है उसमें जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद सियासतदान बच जाएँ या शायद जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बच जाएँ, तो एक्शन जो है वो कहाँ तक होगा और किस तरह होगा, ये जरा प्लीज बताएं। देखें, ये जो मसला है ना, इसके दो पहलू हैं। जैसे आप खुद बयान फरमा रहे थे कि एक तो सरेदस्त वो मसला है, जैसे अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि कोई मार्केट पे ख़ास असर नहीं नज़र आ रहा। इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए जो एग्जिस्टिंग साइकिल है इस इलिसिट एक्टिविटी की, उसको एड्रेस करना है, उसको तोड़ना है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जो माजी में ये साइकिल कंस्ट्रक्ट जिन्होंने किया था उसके जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। तो हमें बैक वक्त दोनों पहलुओं को फोकस करके प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है, और हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले साइकिल तोड़ें। जो ही हम साइकिल तोड़ते हैं, जो दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें पिनलाइज करना है जिन्होंने इस साइकिल को कंस्ट्रक्ट किया था, जाहिर है उसमें आपके कोर्ट्स का मैकेनिज्म मौजूद है, जुडिशल मैकेनिज्म मौजूद है, पूरा का पूरा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ड्यू प्रोसेस है। मैं कोई मुग़ल बादशाह तो हूँ नहीं कि डिक्री जारी कर दूं और कहूं कि जी कल सुबह ये जो 10 ब्यूरोक्रेट हैं और जो 10 सियासतदान हैं इन तमाम को एक लाइन में खड़ा करके जो है ना गोलों से उड़ा दिया जाए ताकि पैगाम वाज़े तौर पे चला जाए। ये इस 21वीं सदी में पॉसिबल नहीं है। आपको ड्यू प्रोसेस के तहत जाना होगा। जहाँ जहाँ हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलेंगी और हम बिल्कुल फोकस्ड हैं, कोई फियर और फेवर के बगैर जहाँ हमें नज़र आएंगे हम उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएंगे और फिर वो जुडिशल आउटकम जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा। औरंगजेब काकड़। सर बहुत शुक्रिया सर। गुज़िश्ता रोज़ सर जो पीपल्स पार्टी कुछ रहनुमाओं ने सर आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किया कि वो सर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के एक तसलसल है। उन्होंने सर हसन फवाद का नाम लिया, जो आपके सर जो मिनिस्टर फॉर जो सर प्राइवेटाइजेशन है आज चीमा साहब का नाम लिया। तो इस हवाले सर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? फवाद और आज चीमा जो है ना वो इंतहाई केपेबल और इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल हैं सोसाइटी के, और उनकी प्राइम आइडेंटिटी जो है ना वो एज अ सिविल सर्वेंट्स हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि वो किसी सियासी जमात के कारकुन रहे हों या ओहदेदार रहे हों। आई थिंक सो इट्स एनफ। गुलाम रसूल। अस्सलाम वालेकुम सर, गुलाम रसूल कुंबर मेरा नाम है, KTN TV से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिसीजन लिए हैं, वहाँ सिंध में कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी फ़ैसला हुआ है। आज इतलात हैं कि रेंजर्स भी वहाँ पहुँच गई है। लेकिन मुतसाद ख़बरें आ रही हैं, एक डिबेट शुरू की गई है कि पहले से जब ऑपरेशन अनाउंस किया गया है तो शायद वो डाकू जो है वो कच्चे से निकल आए हैं, कहीं पनाहें ले लें। तो उस हवाले से क्या मैकेनिज़्म बनाया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने? देखिए, ये ऑपरेशनल कमांडर्स के सतह पे फैसले होते हैं कि क्या क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। एक जनरल पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से चली गई है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अवैस कियानी। इसको काकड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा पावर थेफ्ट की तरफ ही लेके चलूंगा, वो बड़ा आपका प्राइम आज एजेंडा था। अली साहब भी खड़े हुए। 589 बिलियन का पावर थेफ्ट है अकॉर्डिंग टू पावर डिवीजन के पेपर्स के मुताबिक। 2.25 अरब की रिकवरी है। इसको इन्हेंस करने की जरूरत है, लेकिन उससे बढ़कर 2000 बिलियन का जो पेमेंट है IPPs की। तो IPPs बेसिकली इसमें एक मेन कैंसर है। तो उसके जो मुआहदे हैं उसको आप और आपकी टीम जो है उसको रिव्यू कर सकती है, उस पर जाएं। और साथ ही साथ सर सवाल करें। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। अच्छा, तजवीज़ दें हमारे कैसे हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। IPPs आपको हम मखसूस उसके लिए बुलाएंगे। इस पे तो आपकी बड़ी सेहतमंद 2000 बिलियन की पेमेंट उनको जानी है। IPPs सेक्रेटरी पावर जो है ना, आप इनसे सेपरेटली जो है तजावीज़ लें और चलें। थैंक यू वेरी मच। IMF के हवाले से सर, एक मिनट, IMF के हवाले से आपका जो रिलीफ प्लान था, आवाम की नज़रें अभी भी आप पे हैं कि बताएं कि उनके हवाले से क्या मामलात हैं। और नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कि उसको जो है जितने भी केसेस हैं और इंक्वायरीज हैं वो दोबारा खुल रही हैं। तो उस पर क्या लॉ मिनिस्टर से आप लोग तजवीज़ करेंगे कि क्या रिव्यू में जाएंगे? उस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? थैंक यू वेरी मच सर। 200 यूनिट्स के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंस्टॉलमेंट्स वो करेंगे और उसकी
न्यूज़ जो है ना आपके साथ शेयर भी कर लेंगे। दूसरा नैब लॉस के हवाले से नैब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि तमाम केसेस जो हैं वो खोले जाएं, वापस लिए जाएं और इंक्वायरी, तो उस पे लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कोई आप रिव्यू में जा रहे हैं या क्या स्ट्रेटजी? वो जब लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इनपुट आएगी, चूंकि अभी फैसला आया, जाहिर कोई डिलिब्रेशंस होंगी, जो भी डिसीजन होगा आपके साथ शेयर कर लेंगे। आगे आ जाएं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की वेट करता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती हुकूमतों की, रियासतों की, रियासत की, और इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल हम ये सुनते रहे कि जो बड़े चोर हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और पैसा वहाँ से लाया जाएगा तो मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। फिर हमने देखा कि 90 रुपये जब चीनी का रेट गया तो एक कमीशन बनाया गया, उसमें हुकूमत में बैठे हुए लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर निकाला गया और फिर उसके बाद सारी सूरत हाल जो सामने आई। अभी आपका एक नैरेटिव है कि मकामी तौर पर जो छोटे छोटे चोर हैं इनकी वजह से इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब है। चलें, अच्छी बात है, स्मगलिंग के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल आप टैकल कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है पॉलिसीज़ के अंदर? क्या आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ जहां पर छोड़कर जाएंगे आने वाली हुकूमतें उसकी फिर उसी तरह से पासदारी कर सकेंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, आप मुझे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप डेमोक्रेट हैं और मैं ये दुरुस्त प्रिज्यूम कर रहा हूँ। आप जिस किस्म की कंसिस्टेंसी का हवाला दे रहे हैं, ये वन पार्टी गवर्नमेंट में तो पॉसिबल है कि एक पार्टी की वो 2, 3, 4 दिहाइयों तक हो और तसलसल के साथ जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ दुरुस्त या गैर दुरुस्त हों। अगर जब आप एक लिबरल डेमोक्रेसी में आते हैं जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी लोगों में होती यही है कि वो अपने तय अपनी असेसमेंट करते हैं। जो इकानमी के चैलेंजेस होते हैं, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं, वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं और लोग उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको जज करते हैं और दोबारा मैंडेट या देते हैं या नहीं देते। मैं ये समझता हूँ कि उस तरह की यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की इवन एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हैं। लोगों को, हुकूमतों को जो उनकी बेस्ट एबिलिटी है, जिसमें उनकी कैपेसिटी और इंटेंशन दोनों एक्सपोज होती हैं, वो उसके तहत एग्जिबिट करना चाहिए। जिस चीज़ का वो दुरुस्त समझते हैं उनको फैसले लेने चाहिए और फिर उन फैसलों की जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए और लोगों को उसके मुताबिक उनको अकाउंटेबल करके दोबारा मैंडेट देना या नहीं देना चाहिए। मेरी ये राय है। शहरियार शहरियार खान सुनो न्यूज़ से। सर, ये जो आपके इजलास होते हैं मुख्तलिफ, इससे लोगों में एक उम्मीद आ जाती है कि आप पहले बिजली का आपने नोटिस लिया, ये उम्मीद हो गई कि हमें रिलीफ मिलेगा, फिर अब ये चीनी आटा के ये रिलीफ के आए हैं। सर, जब तक एक प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का, जिस तरह उस्मान ने भी जिक्र किया कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक निज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है और उसकी वजह से ये होता है कि जो फैसले यहाँ किए जाते हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, तो कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि उन प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को? मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं उसके मेकानिज़म को रिवाइव किया है। फेडरल गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन के जो मिनिस्टर हैं वो उसको लीड करेंगे इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल 4 प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में भी तमाम चीफ सेक्रेटरी साहिबान ने हमें अपनी कंट्रीब्यूशंस में बताया कि तहसील की सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर और फिर ज़िले में डिप्टी कमिश्नर की सतह पे वो मेकानिज़म होता क्या है, सुबह मंडियाँ कैसे खुलती हैं, प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं, और उसके हवाले से फ़ैसले भी हैं और इंशाल्लाह कम से कम इस हुकूमत के आखिरी घंटे तक उस निज़ाम का मजहर आपको दिखाई देगा। यंग मैन, गो अहेड। अलानूर मशरिक पेशावर ग्रुप से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि पंजाब में या सिंध में जिस तरह के कारोबारी मौक़े हैं, ऐसे कारोबारी मौक़े न खैबर पख्तूनख्वा में है न बलूचिस्तान में, और ज़्यादातर लोगों का कारोबार इसी बॉर्डरों के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप लोग इस चीज़ को रोकते हैं तो उनके लिए मुतबदल के तौर पर क्या है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आम इंतखाबात के लिए अब तक आप लोगों ने स्मगलिंग के अलावा उनके लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? आम इंतखाबात में स्मगलिंग के स्मगलिंग के अलावा जो मतलब स्मगलिंग के लिए आप लोग इक़दाम उठा रहे हैं, आम इंतखाबात के लिए, आम इंतखाबात के इनकार के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? अच्छा, देखें, एक तो जो लाइवलीहुड या रोज़गार फराम करना है ना, वो रियासत के चंद बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। अगर बॉर्डर एरिया के लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राम नहीं हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये मुख्तलिफ़ हुकूमतों और हुकूमत से जुड़ी हुई शख्सियात की एक नाकामी है।
ये तो हर तरफ बॉर्डर्स मौजूद हैं, क्या करें? कल वाघा के पास भी लोगों को स्मगलिंग की इजाज़त दे दें, फिर सिंध में हम थरपारकर से उस तरफ लोगों को इजाज़त दे दें कि वो स्मगलिंग शुरू कर दें। तो ये एक्सक्लूसिव राइट इलीगल ट्रेड जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों और बलूचिस्तान के बच्चों को क्यों हम पुश कर रहे हैं उस तरफ? क्यों आप एक सेहतमंद कारोबारी एक्टिविटी में नहीं चाहते कि वो एक माशी निज़ाम का हिस्सा बने, बजाय इसके कि वो बॉर्डर पे जाकर रिस्क लेते हुए बाज़ औक़ात अपनी जान का, बाज़ औक़ात अपनी माल का? क्या ये मॉडल रह गया है हमारे बच्चों के लिए? और ये कौन लोग हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को बेरोज़गारी के नाम पे अपने लिए एक नया रोज़गार जो इन लोगों ने जनरेट किया हुआ है, जिसमें बहुत सारे अहम लोग हैं, क्या ये मॉडल हमारे आम लोगों के लिए? मेरे ख्याल में ये सोचने का मकाम है हमारे लिए भी, तमाम लोगों के लिए, कि ये जो 0.09% ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट है, क्या इस एलीट का आम आदमी के नाम पे एक नाजायज़ साइकिल कारोबार का जनरेट करके खुद सबसे बड़े उसमें बेनिफिशरी हों और नाम ले आम लोगों का?